सबको, आप सबके भीतर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम। आज की क्लास करनी स्टार्ट। सुपर फास्ट डिवीजन में सेल्स ऑफ गुड एक्ट सीए फाउंडेशन के लिए लॉ का टॉपिक यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी। मेरे साथ साथ बोलें स्टिपुलेशन। मेरे साथ साथ क्या वर्ड बोलेंगे? स्टिपुलेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टिपुलेशन। एक वो स्टिपुलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी है। अगर कोई भी स्टिपुलेशन इंपॉर्टेंट है प्लस प्राइमरी है तो वो स्टिपुलेशन क्या कहलाएगी? कंडीशन। और अगर वो इंपॉर्टेंट तो है बट लेस इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, कोलेट्रल है, तो वो क्या कहलाएगी? वारंटी। सेम बात यहाँ पर बताई गई है सेक्शन 12 के द्वारा। 12 में क्या कहता है? कंडीशन स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। कह रहे साहब कोई भी स्टिपुलेशन है वो या तो कंडीशन होगी या क्या होगी? वारंटी। अब कंडीशन का क्या करेक्टर है? कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन में साथ साथ बोले असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? असेंशियल। एक वर्ड और क्या यूज किया जाएगा? प्राइमरी। एक और वर्ड क्या यूज किया जाएगा? इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी स्टिपुलेशन असेंशियल है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। और अगर आपने कंडीशन तोड़ दी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या ब्रीच मान लिया जाएगा? यस, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, और आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट वाले सारे रूल लगा पाओगे। लेकिन अगर वारंटी की बात करें, क्या वारंटी भी एक स्टिपुलेशन होती है? यस, बट दिस इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कोलेट्रल है, जबकि कंडीशन क्या थी? असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे साथ साथ दो वर्ड बोलो। पहला असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज कंडीशन। सेकंड इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज वारंटी। वारंटी के लिए इसने बोला सबसेक्शन 3, कंडीशन के लिए बोला इसने सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई स्टिपुलेशन दो तरह की होती है। सेक्शन कौन सा था जी? मेरा 12, 12(1), 12(2), 12(3). 12(1) कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ स्टिपुलेशन, वन इज कंडीशन, सेकंड इज वारंटी। 12(2) बताता है कंडीशन, 12(3) बताता है वारंटी। यहाँ तक बड़ी आसान सी बातें हमने कर ली। ये डिफरेंस है, बहुत बार एग्जाम में आता है। मेरे साथ साथ बोलो असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ब्रीच के समय में, कंडीशन में, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं? यस। कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट का मतलब हो गया गुड्स वापस, पैसे वापस, प्लस डैमेज। 3 वर्ड बोलो। गुड्स वापस, पैसे वापस, प्लस क्या मिलेगा? डैमेज। लेकिन अगर वारंटी ओवररूल की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? डैमेज मिलेगा। क्या हम कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन क्या हम वारंटी को कंडीशन मान सकते हैं? आंसर इज नो। कंडीशन बड़ी गलती है, वारंटी छोटी गलती है। बड़ी गलती की बड़ी सजा, छोटी गलती की छोटी सजा। अगर किसी ने बड़ी गलती कर दी तो सामने वाला कहता है जा माफ किया तेरे को, तो छोटी गलती की सजा भुगत। लेकिन अगर आपने छोटी गलती करी है तो इस छोटी गलती को बड़ी गलती मानकर बड़ी गलती की सजा हम नहीं कह सकते। तो कंडीशन शुड बी ट्रीटेड एज वारंटी, बट वारंटी कैन नॉट एवर बी कंसिडर्ड एज कंडीशन। अब कहता है कब कब कंडीशन को हम वारंटी मान सकते हैं। सेक्शन 13, जब बायर खुद से क्या कर दे? वेव कर दे। जब बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ इट्स वारंटी। बायर ही कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं कंडीशन को कंडीशन नहीं मानना, क्या मान रहा हूँ? वारंटी। और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा है? नॉन सेवरेबल। आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं कर सकते, और बायर या तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा और मे पार्ट देयर ऑफ। Non-severable contract is a non-severable and buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. For example, if basmati rice has a lower quality rice mixed together with the contract become a non-severable. अगर आपने बासमती राइस मिक्स कर रखे हैं गुड क्वालिटी के और बैड क्वालिटी के, लॉन्ग लेंथ वाले और शॉर्ट लेंथ वाले, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, नॉन सेवरेबल है। या तो पूरा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट या पूरा रिजेक्ट होगा। अगला पॉइंट, या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन को वारंटी मानना पड़ेगा ड्यू टू एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ में कुछ चेंज आ गया, लॉ कहते हैं नहीं अब ये कंडीशन नहीं क्या मानी जाएगी? वारंटी। तो यहाँ पे 4 बातें बोली, 4 बातों की 2 बातें बोली उसने। फर्स्ट इज वॉलंटरी वेवर, सेकंड इज कंपलसरी। कंपलसरी कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? नॉन सेवरेबल। और एक्सक्यूज बाय लॉ। लॉ नहीं कह दिया कि अब ये कंडीशन नहीं, कंडीशन को वारंटी मानो तो वारंटी मानना पड़ेगा। एक है वॉलंटरी वेवर। वेवर में क्या है? वेवर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज अ वारंटी।
यहाँ से आपके मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं जो फाइनल एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, और दूसरा क्या आएगा, व्हाट आर द इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन कितनी हैं सर, ये है हमारी 7। इम्प्लाइड कंडीशन कितनी है जी, 7। कौन कौन सी है, मैं साथ साथ बोलो, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड में याद करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सेलर गुड्स के बारे में डिस्क्राइब करता है कि मेरी गुड्स ऐसी है, उसका ये फीचर है, उसकी ये क्वालिटी है, उसका ये फीचर है, ये यहाँ यहाँ इस पर्पज़ में काम आएगी। तो बायर को जो गुड्स रिसीव होंगी वो उस डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। बट कई बार हम सामने वाले को सैंपल दिखा देते हैं, हम कहते हैं भाई साहब देखो आपको ऐसी चीज़ मिलेगी, तो हमने सैंपल दिखा दिया, तो जो मेरा बल्क है शुड बी कोरस्पोंड विद द सैंपल। क्या वर्ड यूज़ किया हमने, बल्क शुड बी कोरस्पोंड विद सैंपल। जो बल्क है वो आपके सैंपल के जैसा होना चाहिए। इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद करते हैं, हम कहते हैं भाई 2 सैंपल ज़्यादा लो, 17। सेक्शन कौन सा हो गया, 17। तीसरा है कि हम सामने वाले को सैंपल भी दिखाते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं। मतलब मैं सेलर हूँ, मैं सामने वाले को चीज़ भी दिखा रहा हूँ, चीज़ की क्वालिटी भी बता रहा हूँ, बोल के भी बता रहा हूँ, दिखा के भी बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे भी वही बात रहेगी, बल्क शुड कोरस्पोंड विद द सैंपल। तो यहाँ पे सेक्शन कौन सा रहेगा, 15। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बोलना चाहिए था मुझे। फिर से देखें हमने क्या करा, हमने सर ये करा है कि डिस्क्रिप्शन का सेक्शन लगेगा 15, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों का सेक्शन फिर से लगेगा 15, खाली सैंपल का कौन सा सेक्शन लगेगा 17। अगर सैंपल दिखाया तो गुड्स कैसी होनी चाहिए, सैंपल के जैसी। डिस्क्रिप्शन बताया तो गुड्स कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन के जैसी। लेकिन अगर आपने सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों कराया तो गुड्स सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों के जैसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कंडीशन एज टू टाइटल। अगर कोई भी व्यक्ति गुड्स सेल करता है तो परचेजर को उन गुड्स का टाइटल कब मिल जाएगा, इमीडिएटली, उसी समय। और वो टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जब भी गुड्स खरीदने जाऊंगा मैं तो ये कभी भी नहीं पूछूंगा कि क्या इसका टाइटल डिफेक्टिव, तो मैं एज्यूम करूंगा कि टाइटल क्या है, बहुत अच्छा है, डिफेक्टिव टाइटल नहीं है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बच गई, एक कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस में क्या कहना है, खाने की वस्तु खाने लायक होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड कंडीशन एज टू होलसमनेस। और इसका कोई सेक्शन नहीं है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगर बायर ने सेलर को स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई मेरे को फलाने पर्पज़ के लिए चीज़ चाहिए, फलानी क्वालिटी की चीज़ चाहिए, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, जो सेलर गुड्स बेचेगा वो उस कंडीशन को मीट करती हो, उस क्वालिटी को मीट करती हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कि सेलर उन गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या उन गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्यों, कल को सेलर घटिया चीज़ देगा, घटिया चीज़ दे के बहाना बनाएगा कि मैं इन गुड्स का मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना हूँ, मैंने को क्या पता इसमें ये है या ये नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई अगर आप सेलर हो तो हम एज्यूम करेंगे कि आपको अपनी गुड्स जो आप बेच रहे हो उसकी क्वालिटी, डिसक्वालिटीज़, फीचर सब के बारे में आपको पता है। आप मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। ये चीज़ आप स्वयं कर लेना, नॉर्मल सी है। तो इम्प्लाइड कंडीशन कितनी है जी, 7। सबसे पहली 3 बड़ी आसान है, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का कौन सा सेक्शन लगेगा 15। सैंपल कितने ज़्यादा दोगे 2, तो 15 और 2 कितने हो गए 17, 17। सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों आएगा तो सेक्शन वापस रिड्यूस हो गए 15 ही आएगा। 2 बार सेक्शन आपका 15 आएगा, डिस्क्रिप्शन में, सैंपल डिस्क्रिप्शन में, और खाली सैंपल में आपका सेक्शन क्या आ जाएगा 17। फिर 2 सेक्शन है 16 वाले, 16(1) कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, और मर्केंटेबिलिटी, होलसमनेस का कोई सेक्शन नहीं है। और पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जो आप टाइटल लेंगे, जो आप अधिकार लेंगे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे गुड्स के, वो डिफेक्ट फ्री होंगे, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। तो इम्प्लाइड कंडीशन हमारी खत्म होगी। नेक्स्ट आएगा जी इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी कितनी है, सिर्फ 4। पहली, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस, डिस्क्लोजर ऑफ डीओडी, इसको बोलते हैं डीओडी, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, एंड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और ट्रेड। यहाँ पर भी हमारे 3 सेक्शन है। सेक्शन 14B किसका है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन,
और सेक्शन 14C किसका है, वारंटी फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। DOD डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, इसका कोई सेक्शन नहीं है। एंड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और ट्रेड, इसका सेक्शन क्या हो जाएगा, 16(3). ये कहना बेसिकली कह रहा है कि अगर आप गुड्स परचेज करने जाते हो, आप कहो चाहे ना कहो, ये 4 चीज़ें वारंटी मानी जाएंगी। इससे ऊपर जो हमने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ी थी वो भी ये कहता है कि अगर आप गुड्स परचेज करने जाते हो, आप कहो या ना कहो, ये चीज़ें कंडीशन मानी जाएंगी। और कंडीशन ओवररूल होगी तो कंडीशन की सज़ा मिलेगी, वारंटी ओवररूल होगी तो वारंटी की सज़ा मिलेगी। सर कंडीशन की क्या सज़ा थी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रेपो डेट, गुड्स क्या हो जाएंगी वापस, गुड्स के पैसे क्या हो जाएंगे वापस, प्लस क्या मिलेगा, डैमेज। लेकिन अगर आपने कंडीशन की जगह वारंटी तोड़ दी तो कॉन्ट्रैक्ट रेपो डेट नहीं होगा, गुड्स वापस नहीं होंगी, गुड्स के पैसे वापस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्या मिलेगा, डैमेज। डन सर। नेक्स्ट कहता है अनडिस्टर्ब पोजीशन में ये कहना चाह रहा है कि जो गुड्स आप परचेज करोगे, अब आपके पास राइट आएगा, आप उन गुड्स को कैसे भी यूज कर सकते हो। आपकी जो पोजीशन आएगी वो अनडिस्टर्ब आएगी, आपके पास जो यूज करने का राइट आएगा वो भी अनडिस्टर्ब आएगा। लेकिन ये बात सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है कि सेलर की तरफ से कोई आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जैसे मैंने कार परचेज करी, तो क्या कार बेचने वाला ये कह सकता है कि मेरी कार जो आप नहीं खरीद रहे हो 200 की स्पीड पे चलती है, लेकिन आप 120 से ज़्यादा मत चलाना, वो नहीं कह सकता। लेकिन मैं जैसे ही कार को खरीद के लाया जिसकी हाई स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी, मैं रोड पे चलाने लगा तो रोड वालों ने कहा कि भाई देखो मैक्सिमम लिमिट 120 है, आप 120 से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो क्या मैं कार डीलर को वापस नहीं आऊँ कि भाई तू तो कहता 200 भागेगी, मेरे को सरकार 120 से ज़्यादा चलाने नहीं दे रही। आप कहोगे नहीं, ये जो आपकी पोजीशन डिस्टर्ब करी है ये सेलर ने नहीं करी, और ही किसी ने डिस्टर्ब करी है, और किसी लॉ ने डिस्टर्ब की है। तो ये आपका टॉपिक हो गया वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। अगला पॉइंट था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है जकड़े हुए होना, गिरवी होना। जो गुड्स आप खरीद रहे हो, आप एज्यूम करोगे कि सेलर के पास उसका गुड टाइटल है, वो गुड्स कहीं पर गिरवी नहीं रखी गई है और वो एनकम्ब्रेंस से फ्री है। तो हेडिंग देखें क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस नहीं है। अगला पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। अगर आपके पास कोई गुड्स हैं और आप उन गुड्स के सेलर हो और उन गुड्स के अंदर एक ऐसा नेचर है कि जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको वो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा डेंजरस नेचर का। नेक्स्ट है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और ट्रेड। जो यूसेज और ट्रेड के हिसाब से क्वालिटी और फिटनेस होनी चाहिए वो तो रहेगी ही रहेगी। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन वालों का। Save it, enter. Let the buyer beware. Let the buyer beware. ये क्या कहता है कि भाई गुड्स किसने खरीदनी है, मैंने कहा बायर ने। गुड्स यूज किसने करनी है, मैंने कहा बायर ने। तो बायर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स परचेज करने से पहले अपनी सेटिस्फेक्शन कर ले कि वो जो गुड्स खरीद रहा है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक कर ले और ये एश्योर कर ले कि वो जो गुड्स परचेज कर रहा है उसके पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट बैठेगी या नहीं। क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट नहीं बैठेगी तो अल्टीमेट नुकसान भी किसको होने वाला है, बायर को होने वाला है। तो ये सेक्शन हमारा कहता है लेट द बायर बीवियर। लेकिन इसकी क्या है कुछ एक्सेप्शन। सेव टेम्पटर कहाँ नहीं लगता, इतनी सारी जगह जहाँ पे सेव टेम्पटर नहीं लगता। सबसे पहला पॉइंट है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हो बायर और आप सेलर को कहते हो देखो मुझे गुड्स का सिलेक्शन करना नहीं आता, आई एम रिलाइंग, मैं फेथ कर रहा हूँ सेलर तुम्हारी चॉइस के ऊपर और फलाने पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे गुड्स की क्या है रिक्वायरमेंट। प्लीज सेलर तुम मुझे सलाह दो मैं कौन सी गुड्स ले जाऊं जो मेरे इस पर्टिकुलर पर्पस को फिट कर दे। अगर इतनी सारी बातें बायर ने कही हैं और सेलर इतनी बातें सुनने के बाद गुड्स बायर को दे रहा है तो बायर के ऊपर लेट द बायर बीवियर नहीं लगेगा। 3 बातें थी। पहली बातें क्या थी, बायर इज सेइंग दैट ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ही इज रिलाइंग ऑन गुड्स ऑफ सेलर और वो बता रहा है कि मेरा पर्टिकुलर पर्पस क्या है। अब इंग्लिश में कैसे लिखना है वो देखें।
व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर दैट particular purpose for which goods are required, show that he relies on the seller's skill and judgment, and goods are of the description which are in the course of seller's business to supply, और वो जो गुड्स होंगी उस सेलर के नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा होंगी। ऐसा अगर सब पॉइंट एक साथ फिट हो जाएं, और अब सेलर की ड्यूटी है वो ऐसी गुड्स दे जो रीजनेबली क्या बैठ जाए, फिट। और अगर वो रीजनेबली फिट नहीं बैठी तो हम मान लेंगे कि सेलर की गलती है, सेलर जिम्मेवार है, बायर की गलती नहीं है, सेव अटेम्प्टर नहीं लगेगा। अगला पॉइंट, अगर आपने गुड्स पेटेंट और ब्रांड नेम से खरीदी है तो। अगला पॉइंट, अगर आपने डिस्क्रिप्शन से गुड्स खरीदी है तो, अगर आपने सैंपल से गुड्स खरीदी है तो, अगर आपने सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से गुड्स खरीदी हैं तो। भाई सामने वाले ने सैंपल दिखाया, आपने सैंपल पसंद कर लिया, आपने कहा भाई साहब मेरे को बल्क में गुड्स दे दो, तो ये जो बल्क शुड भी कॉरेस्पॉन्ड विद क्या होना चाहिए, सैंपल। और अगर ये बल्क सैंपल के जैसा नहीं है तो लेट द बायर बीवेयर नहीं लगेगा। ठीक है जी, तीनों बात एज इट इज आ जाएंगी, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद आएगा गुड्स परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम। अगर बायर जाके कहता है कि मुझे फलाने ब्रांड नेम की गुड्स चाहिए, और वो बायर को जब गुड्स रिसीव हुई तो वो जो ब्रांड नेम था वो नकली था, तो उसमें लेट द बायर बीवेयर लगेगा ही नहीं। घटिया आप डी कंपनी का माल बेच रहे हो एज ए सेलर, तो सेलर की गलती है, बायर की गलती कभी भी नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट है, सेलर एक्टिवली कंसील द डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। जहां जहां फ्रॉड आएगा फ्रॉडी ही जिम्मेवार होगा। मतलब सेलर कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें सेलर की मैलिशियस इंटेंशन है, जिससे सामने वाले को लॉस होगा और जिससे सेलर को नुकसान होगा, और सेलर ये कह के बचना चाहे सेव अटेम्प्टर, तो सेलर नहीं बच पाएगा और यहाँ सेव अटेम्प्टर नहीं लगेगा। रीजन इज दैट दिस इज कवर्ड अंडर फ्रॉड। अगला पॉइंट है हमारा ट्रेड यूसेज। Implied warranty or condition as quality or fitness for a particular purpose may be annexed by usage of trade, and if the seller deviate from that, अगर सेलर उससे डेविएट होता है यूसेज और ट्रेड की जो पर्पस था, जो अनेक्स किए गए थे, तो सेव अटेम्प्टर वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और मजे की बात बताऊँ आपको, मैंने इसमें आपको ज़्यादा सेक्शन में उलझाया ही नहीं है, ना मैंने आपको कहा इसके सेक्शन याद करने, ना मैंने पिछली वीडियो की तरह लिख के दिखाई आपको। तो ये नॉर्मल सा आपका चैप्टर था। मुझे उम्मीद है सर आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आपने दो ही बातें याद रखनी है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस, कोलेटरल टू द मेन पर्पस। हाँ सर याद आया, एक थी असेंशियल टू द मेन पर्पस। असेंशियल है तो कंडीशन है, कोलेटरल है तो वारंटी है, मेन है तो कंडीशन है, सेकेंडरी है तो वारंटी है। वारंटी की सज़ा छोटी मिलेगी, कंडीशन की सज़ा बड़ी मिलेगी। कंडीशन तोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट, गुड्स वापस, पैसे वापस, प्लस क्या मिलेगा, डैमेज। और वारंटी तोड़ोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, डैमेज। मेरे को लगता नहीं इसमें और कुछ रह गया बताने का, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। क्या हम आज की क्लास को पूर्ण विराम दें इस टॉपिक को? जी हाँ।